Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now let's start with our session. तो आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया जहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई दैट जस्टिस वर्मा हैज़ एक्चुअली टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड परहैप्स इस रेजिग्नेशन के बाद जस्टिस वर्मा वही जस्टिस वर्मा है जिनकी कैश बर्न और बर्न स्टैक ऑफ कैश की कंट्रोवर्सी हुई. ठीक है, तो आज के सेशन में हम समझते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड क्या कंट्रोवर्सी थी कि क्यों जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया, जहां पर उनको ऑलमोस्ट पिछले एक साल से जुडिशियल वर्क से बिल्कुल दूर रखा जा रहा था एंड फाइनली आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है. इसमें एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट करेंटली द इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स वर एक्चुअली इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट. राइट, मेंबर्स ने नोटिफिकेशन या मेंबर्स ने रेजोल्यूशन सबमिट करा था, तो अब उस रेजोल्यूशन का भी क्या होगा इस चीज को आज हम समझते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ. प्राइमरली द सडन रेजिग्नेशन एक्चुअली शॉक्ड एवरीवन. ठीक है, तो हुआ क्या, द सिटिंग जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, आज उन्होंने ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा है एंड ही फॉर्मली रिजाइंड और रेजिग्नेशन वाज टेंडर्ड डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू. अब रेजिग्नेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज गवर्नड थ्रू आर्टिकल 217(1)(a of the Constitution of India. ठीक है, यशवंत वर्मा करेंटली पोस्टेड थे इन द दिल्ली हाई कोर्ट, तो इस वजह से अब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा अंडर आर्टिकल 217(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो आएगा वो अब आएगा उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर. So the resignation effectively terminates the active parliamentary impeachment proceedings against him, bringing an abrupt end to the standoff. जो इतने टाइम पीरियड से वो स्टैंड ऑफ चला आ रहा था कि उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन का एग्जैक्टली होगा क्या, तो यहाँ पर इस रेजिग्नेशन के सबमिशन के साथ ही वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अब हॉल्ट हो चुकी होगी, विच एक्चुअली स्टार्टेड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाईकोर्ट के जजेस का भी जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है ना, वो आर्टिकल 124 के हिसाब से ही चलता है. रीजन बीइंग आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स इट क्लियर कि रिमूवल के लिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा उसके वही प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जाएंगे हाईकोर्ट के केस में भी जो कि सुप्रीम कोर्ट पर अप्लाई होते हैं. बट इम्पीचमेंट तक बात पहुंची क्यों थी, रीजन था क्या? तो लास्ट ईयर की बात थी जहां पर जस्टिस वर्मा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली हाईकोर्ट में अपॉइंटेड थे या पोस्टेड थे, उनके घर पे एक आग लगती है जिसके बाद फायर टेंडर सर्विसेज वहां पर पहुंचती हैं एंड सब्सिक्वेंटली वहां पर अ लार्ज बर्न्ड स्टैक ऑफ कैश इन द अमाउंट ऑफ ₹500 एंड सर्टेन अदर नंबर्स एज वेल वो मिलते हैं वहां पर. जिसके बाद फिर ये एलिगेशन या ये चीज़ न्यूज़ ब्रेक होती है कि वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए वहां पर जले हुए मिले हैं. अब वहीं से फिर सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली पहले तो ट्रांसफर करता है उनका वापस टू द पेरेंट हाई कोर्ट विच वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है, एंड उनको जुडिशियल वर्क से वहां पर दूर रखा जाता है. बट इन द मीन टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिकमेंडेशन वहां से मिल जाता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसीजर से एक रिकमेंडेशन भेज दिया जाता है दैट परहैप्स जस्टिस वर्मा वाज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जो कि करप्शन के एलिगेशंस वहां पर लगे थे एंड इस वजह से अब गवर्नमेंट उनको रिमूव भी कर सकती है. बट गवर्नमेंट ने तो रिमूवल उनका स्टार्ट नहीं करवाया था, बट impeachment was something which was started because that is the only way through which a sitting judge of the Supreme Court or the High Court can be removed from the institution. ठीक है, तो हुआ क्या था? So on 14th of March 2025 a fire was reported at Justice Verma's official Delhi High Court residence. फिर Delhi Fire Services arrives on site and successfully brings the blaze under control. But then comes the discovery. So during the operation, authorities discover sacks filled with partially burnt bundles of ₹500 notes hidden inside a storeroom. And जिसके बाद फिर मीडिया फॉल आउट होता है on March 21st, wherein news actually breaks publicly and reports estimate the total value of the recovered cash at approximately 15 crores. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, जहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एलिगेशंस व्हिच केम अप. तो सबसे पहले the committee was formed on March 22nd. The then Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, initiates an internal probe constituting a specialized 3-member committee to investigate the allegation. And this was primarily done under the Ethics Code of 1990
7। ठीक है, तो सबसे पहले इन हाउस प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है जहां पर एक 3 मेंबर कमिटी इन्वेस्टिगेट करती है एलिगेशंस में, एंड देन ऑन May 4th द कमिटी केम अप विद द वर्डिक्ट. So the investigative panel concludes its probe and submits its formal report to the CGI, officially finding Justice Verma guilty of the allegations. तो इंटरनल इन हाउस प्रोसीजर में जो कमिटी बनाई गई थी वहां पर जस्टिस वर्मा गिल्टी प्रूव होते हैं. ठीक है, एंड देन कम्स द एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन. सो एक्टिंग ऑन कमिटीज फाइंडिंग्स अंडर द इन हाउस प्रोसीजर, सीजीआई खन्ना फॉर्मली रिकमेंड्स जजेस रिमूवल टू द गवर्नमेंट. बट बात यहां तक नहीं रुकी. ठीक है, इन हाउस प्रोसीजर को ही जस्टिस वर्मा ने चैलेंज किया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो देयर वाज अ लीगल पुशबैक एज वेल, जहां पर एलिगेशंस और डिफेंस दोनों चीजें चली, बट इवेंचुअली जस्टिस वर्मा के उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था. बट व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से ओवर देयर? सो इंस्टीट्यूशनल फाइंडिंग ये थी इन हाउस प्रोसीजर की, that Justice Verma, the substantial stack of cash was actually discovered inside his official residence storeroom. ये finding थी. Justice Verma का कहना ये था, he denies any cash was kept inside the home or the storeroom, asserts a targeted conspiracy to frame him. उन्होंने ये पुशबैक किया, ये डिफेंस देने की कोशिश की. Then came the second allegation that the in-house committee finds sufficient evidence of guilt to warrant removal. बट जस्टिस वर्मा ने उसके अगेंस्ट भी अपना डिफेंस देने की कोशिश करी. ही आर्ग्यूड दैट द कैश वाज फाउंड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द रेसिडेंस, व्हिच लीगली फेल्स टू प्रूव हिज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और ओनरशिप. जस्टिस वर्मा ये कह रहे थे कि भाई क्योंकि वो आउटर पेरिफेरी, प्राइमरली एक आउट हाउस फॉर्म ऑफ जगह पर वहां पर कैश मिला था, तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट ने उस एलिगेशन को भी रिजेक्ट किया एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सीजीआई's रिमूवल रिकमेंडेशन. He demanded the formal quashing of both the in-house committee report and the subsequent impeachment recommendation कि भाई सीजीआई इस तरीके से रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, तो वो इन-हाउस प्रोसीजर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे थे. बट ये सब चीजें कुछ काम आई नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के पिटीशन को रिजेक्ट भी किया एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट्री प्रोसेस भी वहां पर स्टार्ट हो चुका था इंपीचमेंट का, विच वॉज गवर्न्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट भी इन्वॉल्व होता है. तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि लोअर हाउस या अपर हाउस जहां पर भी आपका वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है वहां पर 100 और 50 मेंबर से ज्यादा के सपोर्ट होना चाहिए रिस्पेक्टिवली. सो जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट क्या हुआ कि लोकसभा में 152 members of the parliament signed the formal impeachment motion against Justice Verma and 54 members in Rajya Sabha, ठीक है, supported the impeachment motion in the upper house. ठीक, तो दोनों जगह वहां पर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी नंबर्स की है वो तो कंप्लीट हो ही रही थी. बट द प्रोसीजरल स्टेटस ऑफ द impeachment resolution is that despite the required numbers, the formal notice had not yet been officially accepted by the presiding officers of either house at the time of judge's resignation. तो मेंबर्स के एंड से तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने अभी तक उन मोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ज्यादा कुछ उस पर आगे हुआ नहीं. बट इस रेजिग्नेशन का सीधा सीधा इंपैक्ट यही है कि भाई अब जस्टिस वर्मा का वो इंपीचमेंट प्रोसीजर किसी भी काम का नहीं होगा. और ये चीज हम पहले भी देख चुके थे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के जजेस के अगेंस्ट इस तरीके से इंपीचमेंट मोशन अगर स्टार्ट हुआ भी है, तो वहां पर अगर एक हाउस ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट से किसी को रिमूव नहीं किया आज तक, जजेस ने खुद ही अपने आप को रिजाइन करवाया है. ठीक है, दे हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट प्राइमरली. फाइनल स्टेटस अभी एग्जैक्टली फिर होगा क्या? तो भाई he took his oath as the judge of the Allahabad High Court in April of the previous year after getting transferred from Delhi. दिल्ली से उनका ट्रांसफर होने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके पेरेंट हाई कोर्ट वापस भेजा गया. बट ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वाज स्ट्रिक्टली केप्ट अवे फ्रॉम जुडिशियल वर्क पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन. तो उन सब चीजों के बाद भी उनको कोई जुडिशियल वर्क नहीं दिया जा रहा था, बट ही वाज स्टिल सिटिंग हाई कोर्ट जज फ्रॉम द स्टेट ऑफ इलाहाबाद. एंड फाइनल अब यही है कि सबमिशन ऑफ हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट लीगली शॉर्ट सर्किट्स द इंपेंडिंग पार्लियामेंट्री एक्शन, एंडिंग हिज टेन्योर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ साइमल्टेनियसली. सो वो जो चीज शुरुआत से ही दिख रही थी कि अगर इंपीचमेंट इंट्रोड्यूस होता भी है एंड जिस तरीके की प्राइमा फेसी एविडेंस बाहर भी पब्लिक को रियलाइज हो रहे थे कि शायद हैं, वहां पर इंपीचमेंट रेजोल्यूशन डिफीट होता है, ये होने के चांसेस तो कम थे, क्योंकि इन हाउस प्रोसीजर में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही रिकमेंड किया था कि उनको रिमूव कर दिया जाए. सो इज इट द एंड? क्या अभी भी कोई सिचुएशन है? देखो, जनरल रूल यही है प्रैक्टिकलिटी का कि इफ द जज इज रिजाइनिंग तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे. एंड इसी वजह से अब इस इशू में और ज्यादा कुछ देखने के लिए हमें नहीं भी मिलेगा. ठीक है, परहैप्स दिस इज द क्लोजर ऑफ जस्टिस वर्मा कंट्रोवर्सी. ठीक है, अब आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि जजेस इंक्वायरी एक्ट किस ईयर में इनैक्ट किया गया था
एंड आज तक कितनी बार इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन का पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है अगेंस्ट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी आई होप द सेशन इज क्लियर और द टॉपिक इज क्लियर। आई होप चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी। ठीक है, तो डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, अपना आराम से पढ़ाई करो एंड आई सी यू सून। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।